नमामि गंगे प्रोजेक्ट को लेकर किस तरह का डेवलपमेंट है, उसके बारे में क्या जानकारी देंगे? और नदियों को जो जोड़ने वाली आपकी भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना थी, वो कहाँ तक पहुंची है? देखिए, नमामि गंगे परियोजना के विषय में मैं बात करूं तो 1985 से इस देश में गंगा के शुद्धिकरण के लिए कुछ छोटे छोटे टुकड़ों में प्रयास प्रारंभ हुए थे, लेकिन क्योंकि वो पीस मील में हो रहे थे, अनऑर्गेनाइज तरीके से हो रहे थे, इसलिए उनका कोई इम्पैक्ट नहीं बन रहा था। प्रधानमंत्री जी ने 2014 से कि हम मिशन मोड में काम करेंगे ऐसी घोषणा की। सारे विषयों का अध्ययन करने के बाद 2017 से जब अथॉरिटी ऑर्डर बना, तब से उस पर काम प्रारंभ हुआ। आज लगभग 350 से ज़्यादा परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। और मैं इसको विस्तार में न जाते हुए केवल इतना कह सकता हूं कि गंगा की मुख्य धारा पर जो इतना काम हम आज तक कर पाए हैं, हमारी गंगा उद्गम स्थल से लेकर के और जहां समुद्र में जाकर के विलीन होती है वहां तक में एक आध स्ट्रेच को छोड़ दूं मैं जहां अभी काम चल रहा है, बाकी 100% जो है रिवर से जो एक्सपेक्टेशन है उसको क्वालिफाई करती है। तो इतना बड़ा परिवर्तन एक लिविंग रिवर के साथ में, जिसमें करोड़ों लोग नित्य प्रतिदिन जिनके साथ में इंटरेक्ट करते हैं, साहचर्य होता है, उस रिवर को इतने कम समय में इस लेवल पर ला करके शुद्धिकरण करना पूरी दुनिया में एक कीर्तिमान है। और उसका जो है उसको रिकॉग्निशन यूनाइटेड नेशंस ने भी दिया कि पिछले 10 साल को डिकेड ऑफ रिस्टोरेशन मानते हुए उन्होंने दुनिया भर के रिस्टोरेशन के प्रोजेक्ट्स को जो है एंट्रीज मांगी। 160 देशों की एंट्रीज में टॉप 10 रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट्स में से नमामि गंगे मिशन को लिया गया। ये निश्चित रूप से देश के लिए एक सम्मान का विषय है। जहाँ तक नदियों को जोड़ने का विषय है, देश के बहुत बड़े भूभाग में हर साल बाढ़ आती है, देश के इतने ही बड़े भूभाग में हर साल सूखा पड़ता है, इसलिए सरप्लस बेसिन से डेफिसिट बेसिन पर पानी ट्रांसफ़र हो, ये समय की आवश्यकता और मांग है। लेकिन जैसा मैंने कहा, पानी राज्यों का विषय है। 31 लिंक हमने आइडेंटिफाई कर दिए हैं, उनकी डीपीआरस बनाई हैं, उनकी पीएफआरस बना दी हैं, और अब जो है हम राज्यों के साथ सहमति बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और मुझे अत्यंत प्रसन्नता है, इस बजट में भी आपने देखा होगा कि केन और बेतवा लिंक के लिए पिछले साल 4300 करोड़ का प्रावधान हुआ था और इस साल भी प्रावधान किया गया है। केन और बेतवा लिंक को एस्टैब्लिश करने के लिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और भारत सरकार के बीच में समझौता हो चुका है। उसकी स्टैट्यूटरी क्लियरेंसेस पर काम चल रहा है। कुछ ही दिनों में वो काम समाप्त हो जाएगा और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले कुछ महीनों में हम धरातल पर उस पर काम प्रारंभ कर पाएंगे। विपक्षी दलों वाले राज्य सरकारों से भी सहयोग मिल रहा है इस पूरे मामले में? मुझे लगता है कि पक्ष और विपक्ष के बजाय इसमें मैं ये कहूँगा कि राज्यों को इसमें और अधिक खुले हृदय से साथ आकर के सबके साझा बेनिफिट के लिए सबको चिंतन करते हुए, विचार करते हुए देश के समग्र हित में निर्णय करना चाहिए। क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय से नदियों को जोड़ने की बात चलती रही और आज तक उसमें पूरी तरह से वैसे कामयाबी हासिल नहीं हो पाई, इस वजह से मेरा सवाल था। अब आ जाती हूँ मैं कुछ पॉलिटिकल सवालों पर। अशोक गहलोत की ओर से कहा गया है कि सिर्फ हेडलाइंस को बनाने के लिए जुमलों वाला ये बजट है। राजस्थान के साथ धोखा किया गया है। आप राजस्थान से सांसद हैं, वहां पर लगातार अशोक गहलोत की सरकार को हर मुद्दे पर घेरने की कोशिश में लगे रहते हैं। इसी साल वहां पर विधानसभा के चुनाव भी हैं। मनरेगा का जो बजट कम किया गया है, उसको लेकर वो लगातार आप लोगों के ऊपर सवाल दाग रहे हैं। देखिए, नरेगा एक विषय को मैं आपके दर्शकों के साथ में साझा करना चाहता हूँ कि नरेगा डिमांड ड्रिवन प्रोजेक्ट है, डिमांड ड्रिवन की योजना है। धरातल पर जितनी डिमांड है उसके अकॉर्डिंगली उस पर बजट एक्सपेंडिचर होता है। 2004 से लेकर के 14 तक यूपीए की सरकार थी। अशोक गहलोत साहब को और विपक्ष के लोगों पर को मोदी जी की सरकार के इस बजट एलोकेशन पर टिप्पणी करने से पहले उनके 5-5 साल के कालखंड में कितना बजट एलोकेशन हुआ था, एक बार उसके ऊपर आंकड़ों पर दृष्टि उठा करके देखना चाहिए। बजट एस्टिमेट्स के समय में बजट एलोकेशन और एक्चुअल एक्सपेंडिचर हम कंपेयर किससे करेंगे? एक्चुअल एक्सपेंडिचर से अगर पिछले बार जितना कुल खर्च हुआ उसके साथ में अगर कंपेयर करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि बजट बढ़ गया है। बिल्कुल, अच्छा। इस बार भी बढ़ा है। पिछले बार क्योंकि कोविड की आपदा के समय में आप सब ने देखा होगा, आपको स्मरण होगा कि कोविड की आपदा जब आई थी, लोग बेरोजगार हो गए थे, लोग अपने जगह जहां काम कर रहे थे वहां से छोड़ करके गाँव में आ गए थे। तब आवश्यकता थी कि उनको स्थानीय स्तर पर रोजगार मिल सके, इसलिए बजट को 60,000 करोड़ से बढ़ा करके 1 लाख करोड़ किया गया था। लेकिन पिछले साल जो है उसके अनुरूप डिमांड नहीं रही, तो अब की बार जितना पिछले साल एक्सपेंडिचर हुआ है उसके कंपैरिजन में बढ़ा करके दिया है।
और ये कोई जो बजटरी एस्टिमेट्स हैं, मुझे लगता है कि ये फाइनल वर्डिक्ट तो नहीं है। अगर आवश्यकता होगी तो आरई में फिर उसको लेकर के संशोधन किया जा सकता है। भेदभाव के उन्होंने आरोप लगाए हैं। मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। भारत सरकार के बजट में अगर केवल रेलवे के दृष्टिकोण से बात करूं तो राजस्थान में 9,000 करोड़ से ज़्यादा रुपए का निवेश जो है राजस्थान में इस बजट में होने वाला है। अगर अशोक गहलोत साहब की इस टिप्पणी के ऊपर मुझे काउंटर करने का आप अवसर प्रदान करें तो मैं ये कहूँगा, पिछले 4 साल में गहलोत साहब ने जब कभी भी राजस्थान सरकार का बजट प्रेषित किया, जब भी बजट को पढ़ा है, बजट के बाद में उन्होंने अपने शानदार बजट की तारीफ अपनी ही पीठ ठोक करके खुद की है। लेकिन धरातल पर मैं आज जिम्मेदारी से आपके चैनल पर खड़े होकर के कह रहा हूं कि धरातल पर कोई भी ऐसी परियोजना जिसको उन्होंने बजट में अनाउंस किया है और वो 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा लागत की है, एक भी योजना मूर्त रूप नहीं प्राप्त कर पाई। केवल बजट में लोक लुभावने वादे करके घोषणाएं करना, लेकिन उनको धरातल पर नहीं उतारना, क्या इसको श्रेयस और प्रेयस माना जा सकता है?